हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा। अब उसके बाद फैराडे के कुछ लॉज जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रोलिसिस में भी फैराडे के कुछ लॉज होते हैं जो गवर्न करते हैं कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी भी मोल्टन या एक्वस फॉर्म ऑफ कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो कितना सबस्टांस कैथोड पे और कितना सबस्टांस एनोड पे डिपॉजिट कर सकता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा, उसको गवर्न करता है आपका फैराडे के लॉज। सो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, फैराडे के दो लॉज, इससे सवाल बनता है, कॉम्पिटेटिव में बनता है, लास्ट टाइम नीट में भी था। फैराडे के दो लॉज जो गवर्न करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा एनोड या कैथोड पे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, जब किसी भी कंपाउंड का, जो आप मोल्टन फॉर्म में ले लो या एक्वस फॉर्म में ले लो, डाइल्यूट फॉर्म में ले लो या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लो, फ्यूज्ड फॉर्म में ले लो, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इजी सा है, ध्यान से देखना। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो करंट का सोर्स होगा वो डीसी होगा, डायरेक्ट करंट सोर्स होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था ऐसा इसलिए होना चाहिए सो दैट एक यूनिफॉर्म, एक कॉन्सिस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसकी वजह से कि आपके जो पोलैरिटीज़ हैं पोल्स के, इलेक्ट्रोड्स के, वो बदले ना और आपका रिएक्शन चलता जाए। ठीक है, अच्छा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, उतना सबस्टांस, उतना आपका कंपाउंड टूटेगा और उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा, उतना अमाउंट आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाए, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ। सो डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड at their respective electrodes will be directly proportional to Q, where Q is quantity of charge passed, where Q is quantity of charge passed. So Faraday first law, कितना, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करोगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करोगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से, उतना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा उसका मास बढ़ता जाएगा, डिपोजिशन उतना ज़्यादा होता जाएगा। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, the amount of substance deposited is directly proportional to, डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, quantity of quantity quantity of charge passed, quantity of charge passed। ठीक है, ओके, जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा। ठीक है, वो डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड एंड क्यू इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट, क्यू इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको ये पता है कि जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो एक कांस्टेंट लगेगा हमेशा। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज जेड, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज जेड। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, W इज इक्वल टू जेड इंटू। इस पूरे फॉर्मूला में, ये पूरा फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे, इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ टास्क एक ही होता है, जेड पता करना, बाकी दिया होता है, बाकी बहुत ईजी चीज़ें होती हैं, सिर्फ जेड का ध्यान होना चाहिए। वेयर जेड इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नाउन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नाउन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, Z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं Z को डिफाइन करना चाहूँ, मान लीजिए मैं Q को यूनिटी रखता हूँ, Q को कितना रखता हूँ सर, यूनिटी का मतलब 1 कॉलम चार्ज, यूनिटी का मतलब 1 कॉलम चार्ज। जब मैं Q को 1 कॉलम चार्ज रखूँ, मतलब जब मैं किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से 1 कॉलम चार्ज पास करूँ, उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा, वो Z होगा। जब Q को मैंने 1 रख दिया तो Z किसके बराबर आ गया, W के बराबर। इसका मतलब Z कुछ भी नहीं है, Z का मतलब वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो डिपॉजिट करेगा जब कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करूं मैं, 1 कॉलम पास कर लूं, कितना पास कर लूं, 1 कॉलम पास कर लूं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड when 1 column of charge is passed, when 1 column of charge is passed। ठीक है,
जब एक कॉलम चार्ज पास करेंगे उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब देखिएगा W इज इक्वल टू जेड क्यू आ गया। अब एक और चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है, जो बच्चा फिजिक्स में भी पढ़ता है, आपको पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए कितना चार्ज पास किया जा रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा, ठीक है। अब इस Q इज इक्वल टू आई टी को ऊपर वाली इक्वेशन में मैं पुट कर लेता हूँ, मान लीजिए इसको 1 रख लेता हूँ, इसको मैं 2 रख लेता हूँ, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, बताइए कितना आ जाएगा। तो W विल बी इक्वल टू Z और Q की जगह पे क्या आएगा, I इंटू टी, आई इंटू, सो ये आ जाएगा Z आई टी, एक बन गया जी ये फॉर्मूला, ठीक है। काफी सिंपल सा फॉर्मूला। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू, अब इस Z का डेफिनेशन फिर से बदल सकता है। अब देखना डेफिनेशन कैसे बदलेगा। अब ये जो Z है, मान लीजिए अब मैं I को भी 1 रखूं और T को भी 1 रखूं, इसका मतलब करंट 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। करंट 1 एम्पियर और टाइम, इसका मतलब जब मैं 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर ऑफ करंट पास करूं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेम कहानी वही है, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड when 1 ampere of current, when 1 ampere of current is passed through, पास कहाँ से करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से, ठीक है ना। इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट पास करे, मतलब इसको भी यूनिटी रख दिया, इसको भी यूनिटी रख दिया, तो W Z के बराबर आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो डिपॉजिट करेगा जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास किया जाए, ठीक है। सो दैट इज W इज इक्वल टू जेड आई टी, ओके, यहाँ तक सही है। दोबारा देखिएगा, सो कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे डिपॉजिट करेगा, इस चीज को गवर्न करता है फैराडे के लॉज, फैराडे के 2 लॉज, जिसमें से पहला लॉ ये बोलता है कि जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करोगे उतना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट करेगा। दैट मींस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेयर W इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड एंड Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, ठीक है। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पे कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज Z, सो W इज इक्वल टू Z इंटू Q, वेयर Z इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस Z कैन बी डिफाइंड एज the amount of substance deposited when 1 coulomb of charge is passed, when 1 coulomb of charge is passed. Now similarly we know that charge is equal to current into time, अब डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो, charge is equal to current into, पुट कर दिया, so W will be equal to ZIT, ZIT. Now this Z can also be defined as the amount of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second, when 1 ampere of current is passed for 1 second, ठीक है जी। यहाँ तक तो सही है। अब देखिएगा ये है इंपॉर्टेंट बात, now this Z can be calculated as, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, दिस Z कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर आपको Z को कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है, दिस Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, किसके बराबर, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट अपॉन F, फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96500 कॉलम, आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट अभी तक निकालना नहीं आता है बच्चे को, सपोज कर लीजिए नहीं आता है, नॉर्मेलिटी में सीखेंगे भी हम, बट अगर नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले को और शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा इस फॉर्मूले को और शॉर्ट कैसे कर दूं मैं, दिस इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सबस्टांस, जो पता होगा दिया होगा, डिवाइडेड बाई n फैक्टर, डिवाइडेड बाई n फैक्टर, या n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved during the deposition of that particular substance. So equivalent weight is equal to molecular weight upon n factor, molecular weight upon n factor, या n लिख लीजिए आप सिंपली, वो जो NF नेरनेस्ट वाला था ना, बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई बाई f, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट Z। तो इसी फॉर्मूला को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ सिंपल करके, Z इज इक्वल टू mw इज मोलिकुलर वेट अपॉन NF, अपॉन NF, सो mw इज मोलिकुलर वेट, n इज सर कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा उस सबस्टांस को, उस पर्टिकुलर सबस्टांस को डिपॉजिट करने के लिए। मान लीजिए
आप जिंक को ZnSO4 से डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आप उससे जिंक अलग करना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू कितना डलेगा, 2। मान लीजिए आप एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आपने एल्युमिनियम का कोई ये मिनरल लेके आ गए, आप कोई मिनरल लेके आ गए, क्रायोलाइट लेके आ गए, उससे आप एल्युमिनियम को अलग करना चाह रहे हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना चार्ज लगेगा 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए? ऑब्वियसली एन का वैल्यू 3, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर +3 होता है। कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 होता है। एफ का वैल्यू तो कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, मान लीजिए इसको 3rd रख लेता हूं, मैं इसको 4th रख लेता हूं, सो पुट 3 in 4, पुट 4 in 3, सॉरी, पुट 4 in 3। 4 क्या था, Z इज इक्वल टू MW/NF। इसकी वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर दूंगा तो बताइए W किसके बराबर आएगा, W विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन NF इंटू IT। ये बन गया जी आपके पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप अमाउंट ऑफ सबस्टांस निकाल सकते हैं। अब फैराडे ने तो सिर्फ दिया था अमाउंट ऑफ सबस्टांस निकालने के लिए, लेकिन अब हम झोल झाल करके क्या कर सकते हैं सर, इसे N भी निकाल सकते हैं, इसे मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ दी हो, इसे I भी निकलता है, इसे T भी निकलता है, तो एक फॉर्मूला से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है, ठीक है। सो ये आ गया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है सर, जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से जिसको आप डिपोजिशन करना चाह रहे हैं, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस से डिपॉजिट करेगा। दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, where W is amount of substance deposited and Q is the quantity of charge passed, the quantity of charge passed। now directly इसको हटाने पे आपका कांस्टेंट लगेगा Z, तो W will be equal to Z into Q, Z into where Z is electrochemical equivalent and can be defined as the amount of substance deposited when 1 coulomb of charge is passed, when 1 coulomb of charge is passed। now we know that this Q is equal to IT, Q is equal to IT, पुट कर दीजिए, बनेगा W is equal to ZIT। So electrochemical equivalent can also be defined as the amount of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second, is passed for 1 second, ठीक है। Now this Z can be calculated as Z is equal to equivalent weight upon Faraday constant and equivalent weight is equal to molecular weight upon n factor, ठीक है। equivalent weight जो था ये किसके बराबर था, molecular weight upon n factor, ये equivalent weight के बराबर पुट कर दिया मैंने, ठीक है। multiply by F, so Z is equal to MW upon NF, पुट कर दिया और फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू I इंटू T अपॉन NF इंटू T अपॉन NF, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर मैं इसमें कर दूं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये पता है कि जब आप मोल कैलकुलेशन करते हैं तो मोल किसके बराबर होता है सर, गिवन मास बटा मोलर मास, सही है ना, आपको ये पता है। तो मुझे ये बताइए ये जो मास था ये हमने निकालना है, ये गिवन मास हो जाएगा कि जो डिपॉजिट करेगा, और ये मोलर मास, ये मोलर वेट, उसी सबस्टांस की बात हो रही है। तो अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊं, इसको मैं रीअरेंज कर लूं, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं, इसको रीअरेंज कर लूं, बताइए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में लेके आऊं, ठीक, क्या बनेगा, W अपॉन MW इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओके IT अपॉन, अच्छा ये W अपॉन MW किसके बराबर, मोल के बराबर, किसके बराबर, मोल के बराबर, गिवन मास बेटा मोलर मास, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मोल इज इक्वल टू IT अपॉन, बहुत सही, IT अपॉन NF, ठीक है। तो कभी कभार क्या करता है, मान लीजिए अमाउंट ना पूछ के मोल पूछ ले, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, या पहले अमाउंट निकाल ले और उसके बाद फिर से फॉर्मूला लगा के वी नो दैट मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास, वो लगा के मोल निकाल लें। लेकिन अब डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहाँ से भी आपका मोल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में एक बड़ी मॉडिफिकेशन अगर कहीं करना चाहे, ये एक्सट्रीम लेवल की मॉडिफिकेशन जो इसमें करना चाहे अगर, तो वो ये करता है कि कभी कभार करंट का एफिशिएंसी दे देता है। मान लीजिए आपको ये बोल दे कि हमने लेट से 20 एम्पियर का करंट पास किया था, लेकिन एफिशिएंसी सिर्फ 50% था, तो इसका मतलब जो करंट आपने पास किया 20 एम्पियर का, उसमें सिर्फ 10 ही काम में आ रहा है, तो आपको 10 ही लिखना है सिर्फ। इतना एक एक्सट्रीम लेवल का मॉडिफिकेशन अगर करेगा सवाल में, अदरवाइज तो डाटा दिया होगा, बट अगर एक बड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहे तो सिर्फ इतना करेगा कि करंट एफिशिएंसी दे देगा। क्या दे देगा, करंट, समझ गए। करंट एफिशिएंसी का मतलब अगर 20 एम्पियर दे रखा है सवाल में और नीचे बोला है कि सिर्फ 50% ही एफिशिएंट है, या मान लीजिए 70% ही एफिशिएंट है, तो आपको उस 20 का उतना ही परसेंटेज इस कैलकुलेशन में लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये आ गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट, बाकी न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा इस पर करना, चीज़ें तो इजी दे रखी होती हैं सबकी सब, ठीक है ना। ये आ गया फैराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या बोलता है फैराडे फर्स्ट लॉ,
द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, ये आता है सीबीएसई वालों को भी आता है, स्टेटमेंट में आता है सीधा। द फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन ठीक है साथ में रखना, इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, दैट इज W will be directly proportional to Q, where W is the amount of substance deposited and Q is the quantity of charge passed through that electrolytic solution, right? And upon removing this directly proportional, we get a constant Z, so that W becomes equal to Z into Q, where Z is a constant of proportionality known as electrochemical equivalent, and can be defined as the amount of substance deposited when one coulomb of charge is passed, when one coulomb of charge is passed. Now we know that Q is equal to IT, पुट कर लेंगे तो W will become equal to ZIT. Now electrochemical equivalent can also be defined as the amount of substance deposited when 1 ampere of current is passed for 1 second. हो गया. Now Z can be calculated as Z is equal to molecular weight upon N into F, upon N into F, where N is the number of moles of electron involved ड्यूरिंग दैट डिपोजिशन, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, जो भी होगा आपके पास. F इज फैराडे कांस्टेंट, ठीक है ना, 96500 कॉलम जो वैल्यू आ रहा है इसका पुट कर लिया. आप चाहो तो फिर इससे मोल्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो. तो एक एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन ध्यान में रखना कि एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी अगर दिया हो तब सवाल में मॉडिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, बात समझ में आ गई. पहला. अच्छा, दूसरा लॉ लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं सवाल दिखा दूंगा आपको. सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है ना. अब सुनना ध्यान से. अब खुद से ही पहला लॉ दे दिया और खुद चीज़ें, मतलब ऐसा कर सकता था कि एक में ही दो चीज़ें लिख लेता. अब कुछ रख लिया दूसरे के लिए. अब देखना दूसरे में क्या किया इसने. कहता मान के चल लो अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने किन्हीं दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है. मतलब सोल्यूशन तो दो लिए हैं, बैटरी एक ही लगाया है. सोल्यूशन तो दो लिए हैं बट बैटरी एक ही वो करंट दोनों में चल रहा है, सेम करंट दोनों में चल रहा है. ठीक है, तो ये जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाया, सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दो ले लिया मैंने. एनोड कैथोड पता आपको ये, ठीक है ना. सिमिलरली दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. ठीक है, मान लीजिए पहले वाले सोल्यूशन में हमने ले रखा है लेट्स से AgNO3. कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रटने वाली बात नहीं है. ठीक है, और दूसरे वाले में सपोज कर लीजिए मैंने ले रखा है CuSO4 या FeSO4, ZnSO4, कुछ भी जो आप कंसिडर करना चाहें. ठीक है, कितने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लिए? दो. इन दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस को हमने कनेक्ट कर रखा है सीरीज में. किसमें कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, इसका मतलब दोनों के साथ जो बैटरी लगाया गया है वो बैटरी है कॉमन, वो बैटरी है कॉमन बैटरी लगाया गया है. ठीक है ना, दोनों के साथ में हमने एक कॉमन बैटरी लगा रखा है. इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, आप चाहो तो इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि करंट वैसे भी पास हो रहा है. आप चाहो तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, अब बताइएगा ध्यान से. अब ये जो दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमने लिए, जिन दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया है और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं. अब एक चीज इसने फिक्स कर दी. ऊपर इसने कहा कि जितना चार्ज पास करूं उतना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करेगा, और नीचे ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कॉमन बैटरी लिया है, कॉमन बैटरी का मतलब सेम चार्ज पास कर रहा हूं और बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया, मैंने सिर्फ दो ही दिखाए, बहुत सारे हो सकते हैं. कहता उस टाइम पे क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करेगा? तो करंट तो वही है. अब फैराडे के फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि जितना चार्ज पास करूं उतना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करेगा. अब दोनों में सेम चार्ज पास कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि दोनों में भी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस सेम ही डिपॉजिट करना चाहिए था. दूसरे में इसको नलिफाई कर दिया इसने. कहता ऐसा नहीं, कहता ऐसा नहीं. सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर पास करेंगे किन्हीं भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से जिनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, कितने भी हो, ठीक है ना. कहता उस टाइम पे उस वाले सबस्टेंस का अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट करेगा जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, जिसका इक्विवेलेंट वेट. और वो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. ठीक है, दूसरे वाले में इसने मॉडिफिकेशन कर दी. क्या कहा दूसरे वाले में? इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज passed through different electrolytic, through different, ये सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है. through different electrolytic solutions, through different electrolytic solutions connected in series. ठीक है, solutions connected in series. ठीक है, then the amount of substance deposited, then the amount of substance deposited will be directly proportional, ऐसा लिख रहा हूँ. ठीक है, to its equivalent weight. ठीक है जी, ये है जी कहानी. कहता सेम क्वांटिटी चार्ज पास करो,
बहुत सारे सोल्यूशन जिनको आपस में कनेक्ट कर रखा है सेम बैटरी के साथ, सेम चार्ज पास कर रहे हैं, कहता उस टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट नहीं करेगा। उस वाले का जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा हो उसका उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए पहला सोल्यूशन मैंने ले लिया AgNO3, तो मुझे बताओ इसका कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा। वो डिपेंड अब चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, अब चार्ज पे डिपेंड नहीं, चार्ज तो सेम ही चल रहा है, अब डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट पे। किस पे डिपेंड करेगा? इक्विवेलेंट। तो अगर मैं लिखूं W ऑफ Ag, what do you mean by W of Ag? The amount of Ag deposited, the amount of Ag कहता है this is directly proportional to equivalent weight of Ag। कितना अमाउंट Ag का डिपॉजिट करेगा वो डिपेंड करता है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था। ठीक है, अब मुझे बताइए W ऑफ Cu किसके बराबर आएगा? कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट करेगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, सो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, इट डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट वेट, इट डिपेंड्स ऑन इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए मैं इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दूं और इधर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दूं, तो एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट दोनों में कॉमन होगा क्योंकि आपने चार्ज सेम पास किया है, वो कांस्टेंट दोनों में कॉमन होगा। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दूं, मैंने कांस्टेंट लगाया नहीं, ना ही बुक्स पे आपको देखने को मिलता है, तो अगर मैं इन दोनों को अब डिवाइड कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? W ऑफ Ag, W ऑफ अपॉन W ऑफ Cu, ठीक है, इज इक्वल टू, वो मैंने ये डायरेक्टली हटा के जो कांस्टेंट लगाया था वो कट हो गया, समझ गया ना, मैंने दोनों को फिर डिवाइड कर दिया, तो ये किसके बराबर आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को क्योंकि मैंने कंसिडर किया था सिल्वर और कॉपर को, अगर मैं सिल्वर और कॉपर को कंसिडर ना करूं क्योंकि इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो एक जनरल इक्वेशन इसके लिए अगर मैं बनाना चाहूं तो इन जनरल में कैसा लिख सकता हूं? AB या 1-2 करके। इन जनरल क्या आ जाएगा? W1 अपॉन W2, W1 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन 1, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन 2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2, सही है ना, E1 अपॉन E2। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग घुमाना, मैं पूछूंगा कुछ, समझना बात को। अब मान लीजिए मैं 3 को आपस में कनेक्ट कर लूं, कितनों को कनेक्ट कर लूं? 3 को कनेक्ट कर लूं। ठीक है, अब मुझे बताइए जब मैं 3 को आपस में कनेक्ट करूं फिर आप कैसे लिखोगे इक्वेशन को? अगर मैं 3 को आपस में कनेक्ट करूं फिर मैं इक्वेशन कैसे लिखूं? जरा सोचो, मतलब 1, 2 और 3, W1, W2, W3 है और E1, E2, E3 है, फिर कैसे लिखूं मैं? जरा सोच के बताओ। ये तो लिखा मैंने W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, 3 वालों को सोच के बताओ कैसे लिखूं? इनवर्सली हो जाएगा लास्ट वाला साइड। शाबाश, क्या लग रहा है? E2, E3 ऊपर आ जाएगा, फिर उसके नीचे क्या रखेंगे? E1। ठीक है, देखते हैं, मैंने किया नहीं कैलकुलेट, ध्यान से देखना। ठीक है ना, अब अगर ऐसे ही सोच रहे हो कि सर W1 अपॉन W2 था तो W3 किधर रखूँ मैं, तो इतना घुमाने की बात नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगा, वो इस तरीके से बन ही नहीं सकता वो। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसको और सॉल्व करो, इसको और सिंपल करो। बताओ इसको और सिंपल करूँ क्या बनेगा? ये बनेगा W1 E2, या इसको ऐसे ना करना चाहो तो और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ मैं। देखो एक काम कर लो, E1 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है ना, क्रॉस कर लो, तो ये कितना बनेगा? W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू, ये ऊपर लेके जाओ, W2 अपॉन E2 बन गया। अब जब तीसरा लेके आओगे फिर क्या बनेगा? W3 अपॉन E3, चौथा लेके आओगे W4 अपॉन E4। ठीक है ना, ये बन जाएगा जी। आप 3 सॉल्यूशंस के लिए भी लिख सकते हो। सो फॉर 3 सॉल्यूशंस मैं लिख लेता हूँ, फॉर 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, जो एनसीईआरटी पे जो सवाल देखोगे आप 2 के रिलेटेड है, बट कभी पूछ ले तो इंपॉर्टेंट। 3 के लिए क्या लिखेंगे आप? W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। ठीक है, तो इसके आगे चले तो कंटिन्यूटी में आप चल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, अच्छा इस पे सवाल कैसे बनता है? इस पे सवाल ये बनता है कि मान लीजिए आपके पास एक अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दिया हो, ये बोल दिया कि हमने क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया है 20 कॉलम और 2 सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट किया था। अब सिल्वर का वेट इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो बताइए कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट होगा? उस टाइम पे आप क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे, और इस फॉर्मूला में टास्क सिर्फ इतना है कि इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, जो बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, मुझे बताइए सिल्वर का, जो सिल्वर हमने रखा है, इस सिल्वर का अगर मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसके बराबर आएगा? इसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब एन में खुद से लिख दे रहा हूँ, बताइए AgNO3, इसका मतलब Ag पॉजिटिव। जब इसको डिपॉजिट करना है तो इसको एक ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही पॉजिटिव इस पे था, तो डिवाइड में कितना आएगा? 1। इसका मतलब जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट है, वो सेम ही आ गया क्योंकि एन फैक्टर 1 हो गया। अच्छा CuSO4, अगर CuSO4 में निकालना है इक्विवेलेंट वेट तो किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। कॉपर के ऊपर +2, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा? 2 मोल, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इक्विवेलेंट वेट ज्यादा किसका आएगा? सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट 108 होता है,
108 होता है, इसका 108 आएगा, इसका 63.5 होता है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और कम हो जाएगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2 और कम हो गया, ठीक है। किसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है? सिल्वर। इसका मतलब अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करूं, कितना भी करूं, मैटर नहीं करता कितना भी करूं, लेकिन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करूं, तो इस टाइम पे सिल्वर का अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। क्यों? क्योंकि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा आएगा, इक्विवेलेंट मास ज्यादा आएगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाई इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ज्यादा डिपॉजिट करेगा, ठीक है। सो कितने फेरेडे के लॉ इलेक्ट्रोलिसिस में? दो, एक फेरेडे फर्स्ट लॉ और एक फेरेडे सेकंड लॉ। और अगर इन जनरल पूछूं मैं कि फेरेडे के लॉ करते क्या हैं, सर फेरेडे के लॉ ये बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट करेगा, इन जनरल दोनों को मिला के, ठीक है। पहला ये बोलता है कि जितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करो उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा। इक्वेशन क्या बनेगा? मोटा इक्वेशन पूरा लिख लूं मैं। सो W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू IT अपॉन NF इनटू IT अपॉन, फिर आप मॉडिफाई करके मोल निकाल सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, W2 अपॉन E2, ये आ गया फेरेडे का सेकेंड लॉ, ठीक है ना, फेरेडे सेकेंड लॉ। ओके, क्वेश्चन लिख रखा मैंने, NCERT का ही है, 2.10, राइट। अच्छा पहले सिंपल से करवा देता हूँ, पता नहीं ये भूल ना जाऊँ। ये बताओ पहले, ये इजी है, ठीक है, फेरेडे के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। पढ़िएगा सवाल ध्यान से। कहता है एक सोल्यूशन है CuSO4 का, जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है कितने मिनट्स के लिए? 10। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखने का, हमेशा इट शुड बी कन्वर्टेड इन सेकंड में करना आपको कन्वर्ट, ठीक है। विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, इसको चेंज नहीं करेगा कभी भी, इसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसको चेंज नहीं करेगा, एम्पियर में ही देगा, और होता है एम्पियर में, ठीक है ना, एम्पियर में ही देगा। आपको कॉपर का अमाउंट निकालना है, कैथोड पे कितना डिपॉजिट करेगा, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, बस डिपॉजिट कितना करेगा वो निकालना है। सीधा फॉर्मूला पुट कीजिए, बताइए। अमाउंट निकालना आपको पता है, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N फैक्टर इनटू फेरेडे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय I इनटू T, यही है, ठीक है, ओके। W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, और ये दिया नहीं, अब तो ये बच्चे को पता होना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ, कॉपर का 63.5 U, या ग्राम जैसा भी लिखना चाहें आप, तो आ जाएगा 63.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई N कितना, क्योंकि सर जब आप इसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, आप रिएक्शन लिखिएगा, कैथोड पे होगा रिएक्शन, तो मुझे बताइए एट कैथोड, ठीक है ना, वो आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये कॉपर किस फॉर्म में मिलेगा सोल्यूशन में? +2 की फॉर्म में। कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल, और कॉपर सॉलिड में आ जाएगा, चिपकेगा कैथोड पे जाके, ठीक है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने मोल? 2 मोल। नहीं भी पता हो तो अंडरस्टूड है, यहाँ से +2 आता है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज जहां पे बच्चा गलती कर सकता है सवाल पढ़ते हुए, वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट में गड़बड़ करता है। कभी कभार बच्चा मॉलिक्यूलर वेट में गड़बड़ कहाँ करता है? जब सवाल को पढ़ता है ना, वो पढ़ता है CuSO4, और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिख देता पूरा CuSO4 का। आपको उसका नहीं लिखना है, जिसको डिपॉजिट करना है उसका लिखना है। आपको कॉपर डिपॉजिट करना है, कॉपर का लिखना है, CuSO4 का नहीं लिखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई N फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फेरेडे कांस्टेंट विच इज 96500, ओके, मल्टीप्लाई बाय I, करंट कितना था? करंट आ गया 1.5 एम्पियर। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय टाइम, अच्छा टाइम 10 मिनट दे रखा है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल 10 × 60 वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं सीधा लिख लूँ 600, सही है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फिर मल्टीप्लाई करके 60, ये आ जाएगा, ठीक है जी, ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो बन जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.296 ग्राम्स, 0.296 ग्राम्स, ठीक है ना। इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, ये निकालना था, ओके। अब मोल निकालने को बोलता तो सर जो आया एक तरीका ये, जो मास आया उसको डिवाइड कर देता मॉलिक्यूलर मास से, निकल जाता है, या ऊपर ही मॉलिक्यूलर मास को पहले इस साइड ले लेके, तो वैसे भी कर सकते थे हम, ठीक है, सिंपल सा, ओके। ये बता दीजिए, अब ये बता दीजिए, ये है अच्छा सवाल, ठीक है, सुनिए। करंट 0.5 एम्पियर का, बात समझ में आ गई, ठीक है। जो जो गिवन लग रहा है लिख लीजिए, ठीक है ना, कमांड बैठाना फिर से। CBSE वालों को तो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है सवालों को। अच्छा, करंट कितना? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ओके, करंट दे दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मेटालिक कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं? ठीक है, 2 घंटों के लिए, बताइए 2 आवर्स में कितने? 120 मिनट। आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 3600 से ये आ जाएगा, 36 दूनी 72, 7200 सेकेंड, 72,000 सेकेंड, 2 0 ना, 7200 सेकेंड, ठीक है, ओके। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए जी, अब तो कुछ और झोल कर रखा है इसने। कहता कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वायर से इतने टाइम के लिए, अगर इतना करंट पास करो तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वायर से, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वायर से, आपको ये पता करना है, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख लूँ Q, पहले मैं Q निकाल लूँ, Q इज इक्वल टू I इंटू T, ठीक है। I कितना?
इंटू टी कितना 7200, ठीक है ना, कर लीजिए कितना आएगा, 36 आधे करना है ना, कितना आएगा जाएगा वापस शायद। सेम हाँ, इसी का तो डबल करके किया हमने। 36 ओके 3600 ये आएगा कॉलम में, किसमें कॉलम में, ठीक है ना सर। अभी तो चार्ज ही मिला, W तो है नहीं तो मैं फॉर्मूला पुट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात मेरे को पता है, वो ये है वी नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू F, सही है ना। इसी को फैराडे कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 96500 कॉलम, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं उल्टा कर लूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इतने कॉलम में एक, ठीक है, तो इसका मतलब 96500 कॉलम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सही था ना 1 मोल। अच्छा ये 1 मोल पे जो चार्ज था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, किसके बराबर, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, दैट इज 6.0 इंटू 10⁻23। समझ में आ गई, बहुत इजी बात, ठीक है ना, बहुत इजी। अब चाहो डायरेक्टली पुट कर सकते हो लेकिन कंसेप्ट करना सीखना पहले। इतने कॉलम्स में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने कॉलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा एक ये स्टाइशियोमेट्री लास्ट की तरह आ रहा है, एक कॉलम में निकालेंगे फिर इतने कॉलम में निकालेंगे, काम बन गया, ठीक है। तो एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻, अपॉन ये डिवाइड में चला जाता है 96500, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने। अच्छा अगर एक कॉलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स तो इतने कॉलम चार्ज आपने पास किया था, तो इतने कॉलम चार्ज में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो देयरफॉर 3600 कॉलम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंटेन 6.0 इंटू 10⁻, अपॉन 965 मल्टीप्लाई बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 36। इसको कर लीजिए सॉल्व, जो आएंगे वो आएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस तरीके से ना करके अगर आप डायरेक्टली उस तरीके से करना चाहते हैं जैसे अब देखना चाह रहे थे, लेकिन उसमें मोल का वैल्यू यूज़ करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर पाते। अब देखना कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा। मान लीजिए आपने Q इज इक्वल टू NF लगाना था, Q इज इक्वल टू अगर आप NF लगाते, ठीक है ना, तो आपको Q तो निकल गया था, N निकालना था, N किसके बराबर आता Q अपॉन F, ठीक है ना, Q अपॉन F आ जाता। जब आपने Q का वैल्यू पुट किया ये आता 3600 अपॉन F का वैल्यू कितना आ जाता 96500, इसमें मोल आता ही नहीं, इससे गड़बड़ हो जाता, इससे गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना। मोल इन्वॉल्व होना जरूरी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोल लिख सकते थे यहाँ पे, मोल की वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा, आपको क्या करना था, जब ये निकाल लेते ना, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते आप, तो आपको क्या करना है, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो और इजी कर दूँ मैं तो फिर ये आ जाता N इज इक्वल टू Q अपॉन F मल्टीप्लाई बाई NA, मल्टीप्लाई बाई आता नहीं आता, फिर वही बनता, देखो Q ये मल्टीप्लाई बाई NA ये डिवाइडेड बाई फैराडे कांस्टेंट ये। फिर आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लग जाता, तो आप चाहो तो कॉन्स्ट्रक्ट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाला हमने, ये अच्छा सवाल है, NCERT का सवाल है, NCERT का सवाल तो एग्जाम में आता ही है। तो करंट दिया था, टाइम भी दिया था, आपको पता करना था कि कितने इलेक्ट्रॉन इतने टाइम के लिए अगर इतना करंट पास किया जाए तो वायर से फ्लो करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले चार्ज निकाला, फिर हमने ये देखा कि सर एक फैराडे में या 96500 कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल के बराबर, एक चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन। एक कॉलम में कितना, एक कॉलम में एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाई वो चार्ज, और जितना मैं निकालना है फिर मल्टीप्लाई कर दिया स्टाइशियोमेट्री के हिसाब से आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। यह जाएगा आपका